हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। गाइस, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था न्यूक्लियाई चैप्टर को, तो आज हम उसे ही थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। न्यूक्लियाई चैप्टर को आज बिल्कुल हम खत्म कर देंगे। उसके बाद न्यूक्लियाई चैप्टर के प्रीवियस ईयर के जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चन को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियाई चैप्टर को, तो अगला जो हमारा कंसेप्ट आता है दैट इज लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिके। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिके। तो क्या है ये लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिके, उसे हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी डिके, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो कोई डिके हो रहा है, किसी न्यूक्लियाई का डिके हो रहा है, उसे ही रेडियो एक्टिविटी डिके बोलते हैं। तो ये लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज कही थी कि कोई भी फिजिकल या फिजिकल और केमिकल थिंग्स डज नॉट इफेक्ट द रेडियो एक्टिव डिके। कोई भी फिजिकल आपकी चीज हो या केमिकल चीज हो, आपके रेडियो एक्टिविटी डिके को इफेक्ट नहीं करेगी। ये फर्स्ट थिंग कहा था। और ये जो होता है ये स्पॉन्टेनिटी पे बेस होता है। स्पॉन्टेनिटी पे बेस होता है। जो रेडियो एक्टिव डिके होता है बेस्ड ऑन स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी पे बेस का क्या मतलब है? मतलब अगर कोई एक सब्सटेंस है वो अनस्टेबल है, वो अपने आप जो है वो डिके हो जाएगा। ये नहीं है कि आप उसे धक्का करके उसे डिके करवाओगे। तो मतलब स्पॉन्टेनियस है अगर वो जो रिएक्शन है, मतलब अपने आप ही हो रही है, तो वो जल्दी होगी। अगर वो नॉन स्पॉन्टेनियस है तो काफी टाइम लेगी, हो सकता है ना भी हो। तो मतलब ये लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिके बेसिकली है कि आपका जो फिजिकल है और केमिकल है ये आपको इफेक्ट नहीं करेगा और स्पॉन्टेनिटी पे बेस्ड होती है। और इसका जो लिखने का तरीका है दैट इज dn by dt is equal to minus lambda n। इट इज माइनस लैम्डा n। तो ये आपका रेडियो एक्टिव डिके के लॉ को लिखने का तरीका है। तो एक बार देखिए गाइस, फिर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और आपको एक नया फॉर्मूला देंगे। तो आपने देख लिया होगा गाइस। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे इधर लेके जा रहा हूं और इसे इंटीग्रेट करूंगा। सो dn by n is equal to minus lambda t which is dt। ठीक है, अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं दोनों साइड और यहां पे n नोड से n तक आपको इंटीग्रेट करना है। n नोड इज द इनिशियल एंड n इज द फाइनल। तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो ये होता है ln, n होता है log ऑफ नेचुरल log ऑफ n which is n minus n नोड, n minus log ln n नोड, ये आएगा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t। तो ये आ गया। अब मैं इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि log की आप फंक्शन को यूज कर रहे हैं, माइनस लैम्डा t। और log को अगर मैं उधर भेजूंगा तो उधर क्या बनेगा, e की पावर बन जाएगा। सो इट इज n बाय n नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा t। ये आ गया, इसे उधर भेजा तो अब n का जो फॉर्मूला निकल के आ गया है दैट इज n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t। तो ये आपका n का फॉर्मूला आ गया है वेयर n नॉट इज इनिशियल जो आपको दिया होगा एंड n इज फाइनल। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके से। तो आपको ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है और बेसिक है, तो एक बार इसे देखिए फिर हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ। तो नेक्स्ट सेशन में हम निकाल रहे हैं हाफ टाइम पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड यानी कि जब आपका n जो है n नॉट बाय 2 हो गया, यानी कि पहले से हाफ हो गया, when the n is equal to n नॉट बाय 2। तो हमने अभी इसका दूसरा टर्म देखा था दैट इज ln n बाय n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t, माइनस लैम्डा t। ठीक है, ये फॉर्म हमने अभी देखा था। अगर n आपका n नॉट बाय 2 है तो ये हो गया जी n नॉट बाय 2 n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t। तो ये हो गया n नॉट से n नॉट कैंसिल। सो ये बना ln1 माइनस ln2, यही बना इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t, ये बना। तो ln1 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, माइनस ln2, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t। तो आपका t जो आया वो कितना आया दैट इज ln2
बाय लैम्डा, यही आया आपका टी, यही आपका टी आया, और ये कौन सा टी है, टी हाफ है, और आप ln2 की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय लैम्डा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया है टी हाफ के लिए, जो कि बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है, दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय लैम्डा। ठीक है, तो कुछ नहीं किया हमने, डेरिवेशन में n को n0/2 पुट किया, उसके बाद आपका मतलब वैल्यू निकल के सामने आ गई, ln1 की वैल्यू 0 होती है, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये आपका वैल्यू आ जाएगा। तो एक बार आप इसे देखिए, फिर हम मूव ऑन कर रहे हैं मीन टाइम पीरियड के पास, मूव ऑन कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ, जो कि है मीन लाइफ क्या होता है। मीन लाइफ इज वेरी इजी कंसेप्ट, मीन लाइफ को आप एवरेज लाइफ भी कहते हैं। तो उसका जो कंसेप्ट है वो होता है, मीन लाइफ को टाउ से डिनोट किया जाता है, दैट इज 1/λ, जो क्या होता है 1/λ होता है। तो आप इसे टी हाफ की टर्म में लिख सकते हैं। अब मैंने अभी बताया कि टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो लैम्डा यहां से आ गया जी 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। तो आप अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा जी टी हाफ डिवाइडेड बाय 0.693, तो अगर आप इसे लिखेंगे तो ये आएगा 1.44 टी हाफ। तो अगर आपको मीन लाइफ कह दे कि कैलकुलेट करिए, या एवरेज लाइफ कह दे, तो आप कैसे निकालेंगे, 1.44 मल्टीप्लाई टी हाफ से, या फिर 1/λ से भी निकाल सकते हैं, दैट इज मीन लाइफ। ये मीन लाइफ है, दैट इज ये क्या है, हाफ लाइफ है, दिस इज हाफ लाइफ, एंड लैम्डा क्या है, लैम्डा अगर निकालना है तो लैम्डा इज डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट है चीज लैम्डा। तो अगर आपको दिया हो टी हाफ दिया हो, तो आप एवरेज लाइफ या मीन लाइफ बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, डीके कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कुछ भी कैलकुलेट किया जा सकता है इस फॉर्मूले से। तो ये जेईई मेंस और नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, MMI। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो चलिए गाइस, आगे हम मूव ऑन कर रहे हैं एक्टिविटी की तरफ। एक बार आप इसे देखिए, फिर हम मूव ऑन कर रहे हैं एक्टिविटी की तरफ। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ, जो कि है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी बिल्कुल आसान सी चीज है, जो कि एक लाइन में डिफाइन की जाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिके, यानी कि डिके होने का जो चेंज है, जो रेट का चेंज है, उसे ही कहते हैं एक्टिविटी। और कई बुक्स में इसे नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड भी कहा जाता है। तो मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है गाइस कि एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन हुए एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में, वही कहलाता है उसका एक्टिविटी। तो एक्टिविटी जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है, एज ए भी की जाती है कई बुक्स में आर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज dN/dt। तो ये होता है जी आपका जो एक्टिविटी है, दैट इज dN/dt बेसिकली। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है, SI यूनिट इज बैक्वेरेल, BEC क्वेरेल। ठीक है, इसका जो SI यूनिट है वो है बैक्वेरेल, और 1 बैक्वेरेल 1B जो होता है वो आपका 1 डीके पर सेकंड से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि एक डीके अगर एक सेकंड में हो तो वो 1 बैक्वेरेल के बराबर है। इसकी और भी यूनिट्स होती है, इसकी दो और यूनिट्स होती है मुख्य तौर पर, दैट इज 1 रदरफोर्ड एंड सेकंड वन इज 1 क्यूए। ठीक है, तो इसे CI से रिप्रेजेंट किया जाता है, और 1 CI इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 की पावर 10 बैक्वेरेल। ठीक है, ये इसका रिलेशन होता है। और 1 रदरफोर्ड जो होता है, 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10 की पावर 6 बैक्वेरेल। ठीक है, तो ये इनकी मतलब बेसिकली एक्टिविटी पूरा यहां तक हमारा हो चुका है, बेसिक कंसेप्ट पूरा खत्म हो चुका है एक्टिविटी का। क्या है एक्टिविटी, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिके, या फिर नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, और उसे R या A से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज dN/dt।
और उसकी जो SI यूनिट है वो है बैक्वेरल, 1 बैक्वेरल इज इक्वल टू 1 डिके पर सेकंड, और जो उसकी दो और यूनिट्स हैं दैट इज 1 जूल एंड द अदर वन इज रदरफोर्ड। 1 CI जो होता है वो 3.7 into 10 की पावर 10 बैक्वेरल के बराबर होता है, और 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10 की पावर 6 बैक्वेरल। तो यहां तक एक बार देखिए, फिर हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारे एक्टिविटी लॉ की तरफ। तो एक्टिविटी लॉ क्या है? एक्टिविटी लॉ जो है दैट इज रिप्रेजेंट एज R इज इक्वल टू R नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t। तो ऐसे आप एक्टिविटी लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर R नॉट इज द इनिशियल एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी, और यहाँ पे R जो है वो है आपका फाइनल एक्टिविटी, ठीक है। तो आप जैसा कि हम उसमें रिप्रेजेंट करते थे n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, सिमिलरली हम एक्टिविटी को भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। और आप एक चीज ध्यान रखिए, R नॉट इज इक्वल टू लैम्डा n नॉट एट t इज इक्वल टू 0 होता है, और R इज इक्वल टू लैम्डा n एट t इज इक्वल टू t, यानी कि कुछ टाइम पे, ठीक है। तो यानी कि इनिशियली जो आपका R नॉट है वो लैम्डा n नॉट के बराबर है, और जो R है वो आपका लैम्डा n के बराबर है। अगर आप इसमें पुट करेंगे तो मतलब आप सेम इक्वेशन ही पाएंगे, एक्टिविटी लो यहां से निकलते हैं। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कांसेप्ट है वो है कि कितना फ्रैक्शन बचेगा n नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स के बाद। यानी कि आपको क्वेश्चन में कह दिया गया, मानो कि 5 हाफ लाइफ हुई, तो उसके बाद हमारे पास कितना जो है मटेरियल वो बचा। तो उसका जो फॉर्मूला है गाइस दैट इज n by n नॉट इज इक्वल टू 1/2 की पावर n, ठीक है। और आप इसे कैसे लिख सकते हैं, n हाफ लाइफ है तो मतलब लगा लो 5 हाफ लाइफ है, तो यानी कि अगर एक t हाफ लगा लो 5 है और 5 हाफ लाइफ है, यानी कि 5 बार आधा 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 मतलब हुआ वो, तो यानी कि जो आपका t हुआ वो कितना हुआ, 25 हुआ। कैसे निकाला, t हाफ मल्टीप्लाई 5, जो भी आपको नंबर दिया है नंबर मल्टीप्लाई t हाफ, तो नंबर जो आपका आया वो क्या आया, t बाई टी हाफ। तो आप इसे हाफ t बाई टी हाफ भी लिखते हैं, मतलब आपको दिया होगा कि इतने टाइम पे बताइए कि कितना फ्रैक्शन बचा, तो आप बिल्कुल आराम से इस फॉर्मूला को लगाइए और आपके पास आ जाएगा कि कितना आपका फ्रैक्शन जो है वो बचा। तो गाइस एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके की तरफ मूव ऑन करेंगे। गाइस अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ, जो कि है अल्फा डीके। तो अल्फा डीके मैं ऐसा समझाऊंगा कि आपको बिल्कुल इजी लगेगा अल्फा डीके। तो अल्फा डीके देखिए क्या है, एक मान लो कि भाई मेरे पास x एलिमेंट है जिसका z a ये है, तो ऐसे मैंने रिप्रेजेंट किया एक x एलिमेंट को, उसको मैंने जो है अल्फा डीके करवाया, तो y एलिमेंट मिला। तो अब अल्फा जो होता है गाइस, अल्फा जो होता है दैट इज उसका a जो होता है वो कितना होता है, वो होता है जी a यानी कि मास इज 4 एंड जो उसका z होता है वो होता है जी 2, ठीक है। तो अब देखिए जो मास होता है वो कंजर्व्ड रहता है, यानी कि अब a था 4 और 2, यानी कि एक अल्फा पार्टिकल उसमें से निकल गया, यानी कि एक हीलियम निकल गया, दैट इज 2 4 ये निकल गया। तो अब यहां कहां कितना बचा, तो मास सेम है। अब a जो है वो टोटल मास है, 4 ये ले गया, तो इसके पास कितना बचा गाइस, a-4। तो अब इसका z है टोटल, इसका 2 ये ले गया, तो इसके पास कितना बचा, दैट इज z-2। तो ये आपकी अल्फा पार्टिकल की बिल्कुल आसान सी रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है। पहले आप लीजिए a जो कि है एक पेरेंट सेल है, इसका इस रिएक्शन का पेरेंट सेल है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, इस रिएक्शन की डॉटर सेल है, ठीक है। ये अल्फा डीके आपके बिल्कुल सामने है, ये अल्फा डीके की रिएक्शन हो चुकी है। देखिए क्या किया, एक्स एलिमेंट लिया जो कि ब्रेक डाउन हुआ, हीलियम तो चला गया, अल्फा पार्टिकल चला गया, तो अब बचा क्या, आपको बस यही सोचना है, यहाँ पे बचा जी a-4, यहाँ पे बचा z-2, ठीक है। तो अब अल्फा डीके के लिए हम अगला जो कंसेप्ट लेते हैं वो लेंगे एनर्जी का कंसेप्ट। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम मूव ऑन कर रहे हैं एनर्जी की तरफ। तो होप ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। उसके बाद अब हम एनर्जी की बात करें, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। किस एनर्जी की, डिसइंटीग्रेशन
डिसइंटीग्रेशन एनर्जी की। ठीक है, ये एनर्जी की बात करें जो कि क्यू से रिप्रेजेंट होती है। अब यार अगर आपने कल वाला हमारा वीडियो लेक्चर नहीं देखा, पिछली क्लास वाला, तो प्लीज उसे देखिए। उसमें हमने बाइंडिंग एनर्जी का मास डिफेक्ट समझाया था, अगर आपको ध्यान में है, और बाइंडिंग एनर्जी को निकाला था मास डिफेक्ट से। अब देखिए मास डिफेक्ट से ही हम निकालेंगे। आइंस्टाइन की थ्योरी क्या कहती है यार, E = mc² होता है, इतना सबको पता चलता है। अब मुझे ये नहीं पता कि mc² है, m कौन सा लो। देखिए आपको इसमें m डिफेक्ट वाला लेना है। अब आपका जो टोटल m था वो था जी इसका m, और अब कुछ m ये ले गया, कुछ मास ये ले गया, माइनस कुछ मास ये ले गया। तो अब जो डिफेक्ट आया वो टोटल में से इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो आपका डिफेक्ट आ जाएगा, डिफेक्ट आ जाएगा। तो डिफेक्ट से आप c² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे कि हमने बाइंडिंग एनर्जी के कंसेप्ट में किया था। तो आपका जो है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी आ जाएगा। तो मैं एक बार लिख के दिखाता हूं। अब डिफेक्ट निकालना है, मास में डिफेक्ट क्या है जी, टोटल ये था, टोटल मनी मेरे पास इतनी है, उसमें से मुझे कहीं ना कहीं गड़बड़ी लग रही है, पॉइंट्स में गड़बड़ी लग रही है। तो मैं क्या करूंगा, टोटल में से मैंने कहां खर्चा किया वो माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा कि भाई डिफेक्ट कहां लग रहा है मुझे। ठीक है, तो वैसे ही m of x minus m of y, that is m of y minus m of helium, तो ये आपका डिफेक्ट आ गया, दैट इज मास डिफेक्ट, डेल्टा m भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, मास डिफेक्ट आ गया, इनटू इससे मैं c² से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आपकी जो एनर्जी है दैट इज डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। बहुत आसानी से आप इससे समझ सकते हैं डिसइंटीग्रेशन एनर्जी को, दैट इज mx minus my minus mhe into c²। और उसके बाद हम चल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की तरफ। काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा जी, अब काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो अब जो रह जाता है दैट इज ये इनटू ओरिजिनल जो था, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी जो था उसके रिस्पेक्ट में ये रह जाता है, यानी कि क्यू के रिस्पेक्ट में ये रह जाता है। जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है उसके रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी ये रह जाता है। नॉट फॉर, दिस इज नॉट फॉर सीबीएसई, नॉट फॉर सीबीएसई, सीबीएसई के लिए नहीं है ये, जेई मेंस के लिए है एंड नीट के लिए। ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी इज A-4 into Q which is disintegration energy by A। ठीक है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे इस अल्फा डीके की। तो अगर आपको ये, मुझे लगता है कि डिसइंटीग्रेशन एनर्जी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गई तो ये भी आप अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं A-4, यानी कि आप इसे याद करने का एक ट्रिक बता देता हूं, दैट काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू m होता है। ठीक है, अब m उसका घट गया तो काइनेटिक एनर्जी घट गई, डिवाइड में उसका टोटल मास ले लो। ठीक है, मतलब a उसका जो मास था मॉलिक्यूलर मास, उसमें से 4 मास घट गया और टोटल मास कितना था, बाई में टोटल मास। ठीक है, ये आपका डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है और यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी आ गया है। तो एक बार आप इसका देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम मूव ऑन कर रहे हैं बीटा डीके की तरफ। अब हम मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ जो कि है बीटा डीके। तो बीटा डीके क्या है हम ब्रीफली अब डिस्कस करते हैं। बीटा डीके, बीटा डीके जो है वो ऐसा डीके है जिसमें आपको या फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक तो इलेक्ट्रॉन फिक्सली निकलेगा बीटा डीके में, एक आपका एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो निकलेगा बीटा डीके में। और बीटा डीके के आगे 2 टाइप्स होते हैं, एक इज बीटा माइनस एंड सेकंड वन इज बीटा प्लस। तो ये आपके 2 टाइप्स होते हैं बीटा डीके की। तो आप पहले कोई भी टाइप ले सकते हैं, हम पहले बीटा माइनस को ही कंसीडर कर लेते हैं। तो बीटा माइनस जो है, क्या है बीटा माइनस और कैसे इसे हम सोल्व करते हैं। तो बीटा माइनस जो है गाइस, वो देखिए बीटा माइनस, अगर आपका माइनस लिखा है तो आपको क्या करना है, ऐड करना है, ये उल्टा है बस। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस लिखा है तो आपको माइनस करना है। तो वैसे ही हम इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज x that will break down in y plus इलेक्ट्रॉन प्लस, अब ये नहीं पता कि न्यूट्रिनो आएगा या एंटी न्यूट्रिनो, तो आप यहाँ पे z लिखिए, यहाँ पे a लिखिए, यहाँ पे a लिखिए, यहाँ पे z लिखिए। एक बार समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, देखिए z a है। अब मास में कोई इफेक्ट पड़ेगा अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया? नहीं पड़ेगा, क्योंकि मास इलेक्ट्रॉन का काफी स्मॉलर है।
पर यहाँ पे मैंने आपको कहा कि अगर माइनस आ गया तो आपको क्या करना है, प्लस करना है, वो प्लस आपको z में करना है, ठीक है। अब प्लस कर रहे हैं यानी कि आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं यानी कि A फॉर ऐड एंड A फॉर एंटी न्यूट्रिनो, मतलब यहाँ पे आपका एंटी न्यूट्रिनो आएगा और एंटी न्यूट्रिनो का V बार से डिनोट करते हैं, दैट इज एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। एंटी न्यूट्रिनो आप V बार से डिनोट करते हैं एंड V से आप डिनोट करते हैं न्यूट्रिनो, ठीक है। तो अगर आपका ऐड हो रहा है तो आपको एंटी न्यूट्रिनो लेना है, दैट इज दिस वन, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी कि इसे कैसे लर्न करना है, क्योंकि ये वैसे तो रट्टाफिकेशन ही है पर एक ट्रिक आ गई है कि भाई माइनस है तो हमें ऐड करना है और ऐड करना है तो A फॉर ऐड एंड A फॉर एंटी न्यूट्रिनो, तो आपकी ये रिएक्शन लिख के सामने आ गई है। तो हमने अभी डिसइंटीग्रेशन एनर्जी पढ़ी थी, अगर आपको अल्फा पार्टिकल की याद है, तो अगर आपको अल्फा पार्टिकल की याद है तो आप खुद ही बता सकते हैं कि इसकी डिसइंटीग्रेशन एनर्जी दिस माइनस आप सोच रहे हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ V प्राइम आ जाएगा, पर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि यार देखिए ये जो एंटी न्यूट्रिनो होता है ये अपोजिट साइन का होता है, ठीक है, और इसका मास बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, बहुत ज्यादा, तो इसी कारण से इसमें हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी इसके कंपैरिजन में बिल्कुल नेग्लेक्ट ही कर देते कि छोड़ो कि हमें लेना ही नहीं है, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ये आपका डिसइंटीग्रेशन एनर्जी होता है इन द बीटा माइनस कांसेप्ट, ठीक है। तो ये आपका बीटा माइनस में डिसइंटीग्रेशन एनर्जी होता है। अब हम चल रहे हैं बीटा प्लस की तरफ। तो बीटा प्लस क्या है, तो बीटा प्लस में आपको अगर प्लस आ गया तो आपको क्या करना है, माइनस करना है, मैंने बताया। तो यहाँ पे साइन आपका आ जाएगा जी माइनस का, और V प्राइम की जगह यहाँ पे V आ जाएगा। तो ये आपका जो है बीटा प्लस का आ गया है रिएक्शन। और इसमें आपको अगर न्यूट्रिनो ले रहे हैं, न्यूट्रिनो और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली सेम, तो आपका जो ये पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक था तो इसलिए हम नेग्लेक्ट कर रहे थे, अब आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल हो गया है पहले से, तो आप इसमें इसे कंसीडर करेंगे एज 2me into c²। तो ये आपका अगर आ जाए तो ये बीटा प्लस के लिए डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है। वैसे जरूरी नहीं है ये आपको याद करना, पर कई बुक्स में दिया हुआ है इसलिए हमने ब्रीफली डिस्कस इसे कर लिया है। आपको याद करवाने के लिए हमने ट्रिक भी दे दी है कि अगर प्लस आ जाए तो आपको क्या करना है, माइनस करना है तो यहाँ पे न्यूट्रिनो आएगा, और अगर आपका यहाँ पे माइनस है तो ऐड करना है, A फॉर ऐड एंड A फॉर एंटी न्यूट्रिनो, यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो आ जाएगा। और एंटी न्यूट्रिनो का मास लगभग नेग्लेक्टेड होता है, तो अगर आपका नेग्लेक्टेड मास है तो आप माइनस में नहीं लेंगे, पर ये बीटा प्लस है तो एंटी न्यूट्रिनो की जगह यहाँ पे क्या है, न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो का मास होता है, तो इसलिए आपका जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है वो इस टर्म में आई है। अब काइनेटिक एनर्जी की इसमें बात करें, काइनेटिक एनर्जी इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की 0 टू मैक्सिमम एनर्जी तक जाती है, ठीक है, ये फिक्स नहीं है कि कितना होगा। और जो के मैक्स होता है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है उसकी, वो क्या के बराबर होती है। बस ये आपको चीज याद रखनी है कि बीटा डिके में आपका जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है वो किसके बराबर होता है, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी के, जिसका हमने फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, उसका भी, बीटा माइनस का भी और बीटा प्लस का भी। तो एक बार आप इसे देखिए गाइस। अब हम चलते हैं हमारे गामा डिके की तरफ। तो क्या है गामा डिके? गामा डिके तो बहुत आसान है, उसमें ना ही डिसइंटीग्रेशन एनर्जी का चक्कर है, बस आपको सिर्फ एक आसान सी उसकी रिएक्शन याद करनी है। गामा डिके क्या होता है? गामा डिके यार कुछ भी नहीं है, एक न्यूक्लियस है जो कि एक्साइटेड लेवल पे बैठा है, एक्साइटेड स्टेट में बैठा है न्यूक्लियस, और उसका वापिस आना अपनी ग्राउंड स्टेट में, उसे ही कहते हैं गामा डिके। और बाय लॉस्ट गामा, तो गामा पार्टिकल का वो जो है वो त्याग कर देता है, उसे ही कहते हैं गामा डिके। अगर आपका x है, एक पार्टिकल जो कि x स्टार लोकेशन पे बैठा है, स्टार इसीलिए लगाया कि वो एक्साइटेड स्टेट पे है, उसका मास है a, और z उसका मॉलिक्यूलर नंबर है जो एटॉमिक नंबर, और वो टूटेगा किसमें, गामा निकलेगा जी। साथ में क्या होगा, ये गामा का मतलब सिंबल हो गया, वाई टाइप ही है, और साथ में क्या होगा, अब जो है x वो एक्साइटेड से ग्राउंड पे आ गया, तो ग्राउंड पे आ गया तो स्टार नहीं लगाना, और उसका मास तो वही रहेगा और एटॉमिक नंबर भी वही रहेगा। तो ये है गामा डिके, बिल्कुल आसानी से आप
समझ सकते हैं। एक एक्साइटेड पे न्यूक्लियस पड़ा है, एक्साइटेड स्टेट पे, वो ग्राउंड स्टेट पे आया बाय रिलीजिंग द गामा, तो यही है। ये स्टार इसलिए लगाया कि वो एक्साइटेड स्टेट में, और यहाँ स्टार इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो ग्राउंड स्टेट पे वापस आ चुका है, साथ में ये गामा रिलीज हो चुका है। इसका क्यों नहीं होता, क्यों इसका हमारे को नहीं पता जी कि इसकी डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कितनी है। तो बस आपको यही लिखना है कि अगर एक न्यूक्लियस एक्साइटेड लेवल पे पड़ा है, उसे वापस आना है ग्राउंड लेवल पे, तो वो एक गामा को रिलीज करेगा और वो रिएक्शन लिख के आपको दिखा देनी है अगर आपका गामा डीके आता है। तो एक बार आप इसे देखिए, फिर हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो कि है न्यूक्लियर रिएक्शंस, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारे न्यूक्लियर रिएक्शंस की तरफ। तो न्यूक्लियर रिएक्शन हम ऐसे डिस्कस करेंगे कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा कि वो क्या है, कहना क्या चाह रहा है। अब देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन सबको पता है कि भाई एक पार्टिकल का किसी चीज साथ मिलके दूसरे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना या दूसरे का एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, उसे न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। अब मान लो कि ए हमारा जो है वो टारगेट है जिसे हमने ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ उसमें मिलाना है। मान लो कि स्मॉल ए मिला दिया, इसे कहेंगे इम्पिंकिंग पार्टिकल जो हमने मिलाया, और हमारे पास ये टूट के दे देगा बी प्लस क्यू, ठीक है। अब B प्लस बी इज द प्रोडक्ट, ये सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। और ये क्यू आपका क्या है? एनर्जी है, ठीक है। तो यही आपकी जो है न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो अब हम देखें तो इसका एनर्जी आप कैसे लिख पाएंगे? अब क्या आप लिख सकते हैं? अल्फा डीके आपने पढ़ लिया, बीटा डीके पढ़ लिया, तो अब तो यार एनर्जी हम बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। क्या होगा? दैट इज m ऑफ कैपिटल ए माइनस प्लस m ऑफ a माइनस m ऑफ b माइनस m ऑफ स्मॉल b इंटू c स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे। तो यही आपकी एनर्जी है और ये आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो बस यही तो है जी आपका न्यूक्लियर रिएक्शन का टॉपिक। तो अब और ये जो क्यू है, क्यू ये कंसेप्ट यहां से जेईई मेन के क्वेश्चन बनते हैं, तो एक बार ये देख लीजिए। जो क्यू है आपका इज पॉजिटिव फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए ये आपका क्यू पॉजिटिव है, और क्यू इज नेगेटिव फॉर, नेगेटिव किसके लिए है? एंडोथर्मिक के लिए। एंडोथर्मिक के लिए आपका क्यू नेगेटिव है, ठीक है। तो ये दो क्यू की कंडीशन आ चुकी है और ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। और एक बार मैं फटाफट से बता देता हूं, एक कंसेप्ट है जो सीबीएसई के लिए जरूरी हो सकता है कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं वो चार कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं। फर्स्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सेकंड वन इज कंजर्वेशन ऑफ मास, थर्ड वन इज कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, एंड द फोर्थ वन इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपको ये देखना है कि ये चार कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं, कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं। मैंने आपको बता दिया है, आप इसे अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि यहां से सीबीएसई से कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो एक बार ये देखिए, कुछ भी नहीं किया, ए है उसमें हमने कोई दूसरा पार्टिकल ए मिलाया, कुछ भी मिला सकते हैं यार, एक्स वाई जेड, ठीक है। ए मिलाया जो कि बी प्लस बी दे रहा है, प्लस एनर्जी है, और एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? एम ए प्लस एम बी, ये वाला ए माइनस वो वाली एनर्जी इनटू सी स्क्वायर। तो आप ऐसे याद कीजिए, और ये याद कीजिए कि पॉजिटिव किसके लिए होगी? एक्सोथर्मिक के लिए होगी, और नेगेटिव किसके लिए होगी? एंडोथर्मिक के लिए होगी आपकी। तो गाइज यही हमारे सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के कवर अप हो चुके हैं। अगर आपको न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन का डाउट है कि मतलब क्यों नहीं समझाया गया इस लेक्चर में, क्योंकि हमने पिछले क्लास में बता दिया था बाइंडिंग एनर्जी कर्व में। अगर आपने नहीं वो वीडियो देखा तो प्लीज वो वीडियो को देखिए। बाकी मैं बता देता हूँ कि जो न्यूक्लियर फिजन होता है वो होता है कि एक हैवियर न्यूक्लियर का दो स्मॉलर न्यूक्लियर में, दो या दो से ज्यादा स्मॉलर न्यूक्लियर में ब्रेक होना, और जो फ्यूजन होता है वो होता है स्मॉलर न्यूक्लियर का एक हैवियर न्यूक्लियर में जो है कन्वर्जन। और गाइस होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और गाइस इससे जो नेक्स्ट हमारी वीडियो है उसमें हम जेईई मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आएंगे इसी चैप्टर के, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल हमने बेसिक से इस चैप्टर को शुरू किया है, बिल्कुल हायर लेवल तक गए हैं गाइस, जो कई की बुक्स में नहीं भी दिए हुए हैं। ऐसे ऐसे कंसेप्ट भी हमने डिस्कस किए हैं। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा और प्लीज नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उसमें हम जेईई मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।